ऑलराइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर जनन स्वास्थ्य और आज का जो विषय है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन अर्थात कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात चिकित्सीय रूप से प्रेगनेंसी को कैसे समाप्त किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है। अगर कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भ निरोध के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव को अगर छोड़ देते हैं या कुछ कपियों को छोड़ देते हैं तो मानव तथा कुछ कपियों को छोड़ करके बाकी जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें एक ऋतु या समय अंतराल पर भी जो उनका जो जननांग होता है और जो हार्मोनल गतिविधियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं और उस काल को कहा जाता है प्रजनन काल। अर्थात समझने वाली बात ये है कि मानव तथा कुछ कपियों को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव होते हैं उनके जो जननांग होते हैं वो एक निश्चित समय अंतराल पर सक्रिय होते हैं। बाकी जो मानव होता है उसके जो जननांग होते हैं और हार्मोनल गतिविधियां वो हमेशा सक्रिय होती हैं और ऐसे में जो इसकी जनन शक्ति है वो बढ़ती रहती है। और मानव ने अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए सामाजिक और पारिवारिक जीवन जिया और शुरुआत में तो बहुत सही था क्योंकि संख्या तब कम थी और धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए और संख्या बढ़ती चली गई और जनसंख्या वृद्धि के कारण कितनी ज्यादा तबाही हुई आप ये समझ रहे होंगे। जनसंख्या वृद्धि कितनी ज्यादा घातक है। अब बात है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए, तो इसी के लिए आया परिवार नियोजन या गर्भ निरोध। गर्भ निरोध का अर्थ ये होता है कि गर्भ होने से पहले ही उसके बीच में ही कोई बाधा उत्पन्न कर दिया जाए और गर्भ को रोक दिया जाए या गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने की क्रियाविधि को ही गर्भ निरोध कहते हैं। और गर्भ निरोध को अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले का जो वीडियो पार्ट है उसमें हमने गर्भ निरोध और गर्भ निरोध से संबंधित अर्थात परिवार नियोजन से संबंधित सभी पार्ट या सभी विधियों का चर्चा वहां पे किया है। तो उस पार्ट की और जितने भी चैप्टर हैं उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहां से आप चेकआउट जरूर कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भ निरोध आप पहले से जानते हैं, हमने आपको समझा भी दिया, आज रिवीजन भी करवा दिया है। इसकी जितनी भी विधियां हैं उन पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर वीडियो देखा होगा। तो बात करते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे MTP कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये कंडीशन तब अप्लाई होती है कि मान लेते हैं कोई बलात्कार का केस है या कोई अनचाहा गर्भ ठहर गया है या रेप केसेज हैं या कोई और समस्या है, ऐसे में गर्भ ठहर चुका है और उसका गर्भपात करना है अर्थात उस गर्भ को मार देना है, उसको नष्ट कर देना है, एबार्शन कर देना है। तो ऐसे में इस विधि को अपनाया जाता है और बाद में इस विधि का दुरुपयोग भी हुआ, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो इस विधि की अगर बात करें तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे का मतलब यही होता है जिसे आप चाहते नहीं हैं उसे अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार समापन का मतलब नष्ट कर देना, टर्मिनेट कर देना। समापन की प्रक्रिया ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात MTP कहलाती है। इसे उत्प्रेरित गर्भपात अर्थात इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। उत्प्रेरित गर्भपात का मतलब होता है स्वेच्छा से गर्भपात को करवाना और ये मेडिकली लीगल है कि अगर जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है फिर भी गर्भधारण हो गया। अब गर्भधारण कैसे हो सकता है? क्योंकि अब जब गर्भ निरोध विधियों को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल में मालूम होगा कि जब गर्भ निरोध विधियों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में हो सकता है कोई विधि काम ना करे, क्योंकि हमने बात किया था मेल कंडोम या फीमेल कंडोम, ऐसे में हो भी सकता है कि वो कंडोम फट जाए और ऐसे में क्या होता है स्पर्म वेजाइनल पार्ट में चले जाए और गर्भधारण हो जाए। तो अगर पहले से बच्चों की संख्या ज्यादा है
किसी कंडीशन मतलब किसी कंडीशन में भी दोबारा यदि गर्भ धारण हो जाता है तो ऐसे में जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसीलिए एमटीपी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं तो विश्व में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष एमटीपी का प्रयोग करते हैं। अगर हम देखें पूरी जनसंख्या का नियोजन होता है उसमें लगभग 1/5 भाग सिर्फ एमटीपी के द्वारा होता है। तो एमटीपी का बहुत अहम रोल है जनसंख्या वृद्धि को कम करने में या परिवार को नियोजित करने में। सबसे बड़ा रोल किसका हो सकता है? एमटीपी का हो सकता है। कुछ गैर कानूनी रूप से एमटीपी का मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गैर कानूनी रूप से एमटीपी का दुरुपयोग करके मादा भ्रूण की हत्या करवा देते हैं। चूंकि इसमें भ्रूण की हत्या करवाया जा सकता है तो ऐसे में बहुत लोग क्या करते हैं, लिंग का परीक्षण करा लेते हैं, भ्रूण लिंग का। यदि पता चलता है मादा तो उसका क्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो कि इस पर हमने पहले भी चर्चा किया है कि ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है और असामाजिक है, बिल्कुल भी ये सामाजिक नहीं है। तो इसी को आधार मानते हुए भारत सरकार ने अर्थात एमटीपी का दुरुपयोग ना किया जा सके, पहले तो एमटीपी को अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है भ्रूण के बारे में जाना जा सकता है और जो भ्रूण के बारे में जानना कि क्या पैदा होगा क्या नहीं पैदा होगा, ये सबसे पहले सांप्रदायिक घटना होती थी कि लोग सोचते थे कि सभी ईश्वर का खेल है। लेकिन सबसे पहले जब इसको लागू किया गया तो लोग इसका क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों अर्थात तगड़े नियम लगाए और कड़े प्रतिबंधों के साथ इसके कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी, अर्थात इसे लीगल कर दिया कि यदि अनचाहा गर्भ है तो उसे आप नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो अनचाहा गर्भ है वो अगर बाद में बच्चा भी बनेगा और आप उसे चाहते नहीं हैं तो अनचाहा बच्चा कैसे आगे विकास करेगा आप स्वयं सोच सकते हैं। इतने समझदार आप बिल्कुल हैं। आगे बात करते हैं तो आगे जो है वो स्त्री के गर्भ धारण के 3 माह पूर्व का समय एमटीपी के लिए उपयुक्त माना जाता है, अर्थात 12 जो सप्ताह है उससे पहले जो है वो एमटीपी की प्रक्रिया जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद अगर मतलब 3 माह के बाद अगर एमटीपी अर्थात एबॉर्शन की प्रक्रिया कराई जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम होती है और जो एमटीपी की प्रक्रिया है वो सुयोग्य चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिए, ऐसे यूं ही टेम्परेरी नहीं करवाने लगना चाहिए। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ये बात थी चिकित्सीय सगर्भता समापन की, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वेच्छा से गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही अनचाहे गर्भ का चिकित्सीय रूप से समापन कर दिया जाता है, जिससे कि जो माता है उसको भी कोई हानि नहीं होती है। बार बार अगर एमटीपी कराया जा रहा है मतलब कोई भी गर्भ निरोध का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और बार बार गर्भ धारण हो रहा है और बार बार अगर एबॉर्शन हो रहा है तो ऐसे में जो माता है उसके हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एमटीपी का जो प्रयोग है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिट में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार आप एमटीपी को अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है उल्ब वेदन। उल्ब वेदन जैसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे मानव में जनन, चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ रहे थे मानव में जनन, तो उसमें हमने जाना था कि जो एम्ब्रियो होता है डेवलप करता है कहाँ पर, गर्भाशय में डेवलप करता है और चारों ओर कोरियान बन जाता है, प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है उसमें और उसके चारों ओर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है और ये तब अपनाया जाता है जिससे जानकारी मिल जाए कि जो बेबी गर्भ के अंदर है वो स्वस्थ है, अर्थात उसका लिंग क्या है, उसमें कोई ऐसी अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है जो आगे चलकर ठीक ना हो। तो इन सभी जानकारी को लेने के लिए उल्ब वेदन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो यह एक तकनीकी है। तो यह तकनीकी जन्म से पहले भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या अनुवांशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक है। क्लियर हो गई बात? यह तकनीकी जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य कैसा है, लिंग क्या है या अनुवांशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक है।
हम अगर देखें तो परिवर्तित भ्रूण अर्थात डेवलपिंग एम्ब्रियो माता के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है, अर्थात उल्ब द्रव में डूबा रहता है। और क्या किया जाता है इस विधि में, इस विधि को अभी डायग्राम द्वारा भी समझा देंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो इस द्रव की कुछ मात्रा भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए नमूने के तौर पर निकाल लिया जाता है। सिरिंज लगाते हैं उदर भाग में और इसके बाद उसको निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद जो द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। जब जनन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कोशिका संवर्धन पढ़ाया गया था, जो प्रयोगशाला में किया जाता है। तो कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उनमें उपस्थित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। आप लिखे एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, यह एक तकनीकी होती है, यह एक क्या है, टेक्निक है, जिसमें जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य या स्वास्थ्य, लिंग या आनुवांशिक संरचना को ज्ञात करने में सहायक है। परिवर्तित भ्रूण अर्थात डेवलपिंग एम्ब्रियो माता के गर्भाशय के एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है। तो आई थिंक ये आपको तो रट चुका होगा, ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल भी याद हो गया है। देखिए हमेशा आप लिखते जरूर रहा करिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो समझने के साथ साथ लिखे जरूर, चाहे आप अपनी कॉपी में लिखें चाहे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं वो आप जल्दी नहीं भूलते हैं, याद रखिएगा, तो आप नहीं भूलेंगे। तो इस द्रव की कुछ मात्रा भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये कब निकाला जाता है, ये निकाला जाता है लगभग 15 से 20 सप्ताह के बीच में, 15 से 20 सप्ताह के बीच में ये प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इस समय एमनियोटिक कैविटी में लगभग 250 ml फ्लूइड होता है। एमनियोटिक कैविटी में कितना फ्लूइड होता है, 250 ml फ्लूइड होता है। तो सिरिंज को इस हिसाब से लगाते हैं कि जरा सा भी भ्रूण को क्षति ना पहुंचे और फ्लूइड कोशिकाओं सहित बाहर आ जाए। कुछ कोशिकाएं भी उसमें जरूर होनी चाहिए। तो द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का क्या किया जाता है, संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उसमें उपस्थित रोगों का अध्ययन किया जाता है कि कोई ऐसा जन्मजात रोग तो नहीं है। अब इसके चरण पर बात कर लेते हैं कि उल्ब विभेदन की क्रिया विधि के कितने चरण होते हैं। तो ये 6 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला चरण है कि लगभग 10 से 20 ml, 10 से 20 ml, चूंकि 250 ml ही होता है तो उसमें से 10 से 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड मादा के उदर से निकाल लिया जाता है। बहुत सुरक्षित ढंग से सिरिंज के द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर इस द्रव का अपकेंद्रण अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। और तीसरे चरण में कोशिकाओं को लिंग परीक्षण के लिए जांचा जाता है। तीसरे चरण में कोशिकाओं को लिंग परीक्षण के लिए जांचा जाता है और शुद्ध डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। फिर उल्ब द्रव जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद निकला है तो उल्ब द्रव का विश्लेषण किया जाता है। साथ साथ में जो यहाँ पर कोशिकाएं हमने निकाली थी उसमें से कुछ कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संवर्धन के लिए यह संवर्धित किया जाता है। प्रयोगशाला में कुछ कोशिकाओं को संवर्धित किया जाता है। संवर्धित कोशिकाओं का विभिन्न बीमारियों के लिए विश्लेषण किया जाता है, अर्थात संवर्धित कोशिकाओं में विभिन्न बीमारियों के लिए विश्लेषण किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। फिर से एक बार चरण समझा देते हैं कि लगभग 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड माता के उदर से निकाला जाता है। निकालने के बाद इसका अपकेंद्रण किया जाता है। फिर कोशिकाओं का लिंग परीक्षण किया जाता है और साथ साथ में उससे शुद्ध डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। और इसके बाद उल्ब द्रव का विश्लेषण किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेल्स हैं और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अलग हो जाता है। तो कुछ कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाता है। साथ साथ में जो संवर्धित कोशिकाएं होती हैं उनमें बीमारियों का विश्लेषण किया जाता है। तो अब आप बाई डायग्राम भी इस प्रक्रिया को जरूर समझ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस को आप इस डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें मादा के उदर भाग में गर्भाशय में ये भ्रूण है और भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। साथ साथ में इसमें सिरिंज के द्वारा उदर भाग से सिरिंज इंटर की जाती है, इंसर्ट की जाती है
और एमनियोटिक फ्लूइड इज विथड्रॉन अर्थात निकाल लिया जाता है। इट कंटेन सस्पेंडेड सेल्स स्लॉक्ड ऑफ फ्रॉम द फोएटस, जो फोएटस से सेल्स बाहर आती हैं वो होती हैं और इसको निकाल लिया जाता है। और इसके बाद इसका किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ। ये सैंपल लगभग 20 ml का होता है। कितने ml का होता है? 20 ml का होता है। और इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सेल हो जाती हैं और ये हो गया फ्लूइड। ये क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। अब इसके बाद इसकी बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है और बायोकेमिकल एनालिसिस के दौरान एक तरफ तो एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करा जाता है, दूसरी तरफ जो सेल हैं उनका लिंग परीक्षण किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्विक सेल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, साथ साथ में एनालिसिस ऑफ प्योर्ड डीएनए अर्थात जो शुद्ध डीएनए है उसका क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। शुद्ध डीएनए का क्या किया जाता है? विश्लेषण। एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण किया जाता है। ये तीसरा चरण था। और इसके बाद इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाता है। फिर इन संवर्धित कोशिकाओं में जो छठा चरण था, संवर्धित कोशिकाओं में उपस्थित बीमारियों को अर्थात जाना जाता है और इसके जो क्रोमोसोम हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। अब ऐसे में एक कंडीशन अप्लाई होती है, यदि इसमें कोई ऐसी जन्मजात बीमारी होती है जो कि आगे ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसे में एमटीपी का यूज करके अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज करके, चिकित्सीय सगर्भता समापन का यूज करके उस भ्रूण को क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो आई होप डायग्राम द्वारा आप समझ चुके हैं। तो आई थिंक आपको अब ये प्रक्रिया जरूर समझ आ चुकी होगी और आपका जो गर्भ निरोध टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। गर्भ निरोध आप इससे पहले के पार्ट से भी समझ सकते हैं, साथ साथ में चिकित्सीय सगर्भता समापन अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आप समझ चुके हैं और उलूवेदन समझ चुके हैं। तो जल्द ही चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।